अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हसन रज़ा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट करने के बाद अब हम उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं और एक्सरसाइज करते करते हम पहले 3 MCQs को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किए थे। स्टूडेंट्स, अब बाकी के जो रिमेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उन्हें भी करना है। तो चलिए बगैर किसी देर के उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो रह चुके हैं। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे सामने कुछ मज़ीद MCQs। उम्मीद करता हूँ कि पहले वाले 3 MCQs आपको क्लियर हुए होंगे। हमने उन्हें बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और सही राइट ऑप्शन तक कैसे पहुँचना है फाइंड आउट करना सीखा था। स्टूडेंट्स, ये फिर से 4th MCQ हमारे सामने है। हम फिर से पढ़ेंगे और कीवर्ड को तलाश करेंगे। ये कीवर्ड वो चीज़, वो पॉइंट है जो हमें राइट आंसर के राइट ऑप्शन तक पहुंचने में हेल्प आउट करता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, वेव्स ट्रांसफ़र। स्टूडेंट्स, इसमें ट्रांसफ़र कीवर्ड है कि वेव्स आखिर क्या ट्रांसफ़र करती हैं। वेव्स में आखिर एक जगह से दूसरी जगह क्या चीज़ भेजने की सलाहियत है। क्या ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं? तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को समझने के लिए दोबारा से वही एग्जांपल दें जो मैं आपको रिपल टैंक से पहले वाले टॉपिक में दे चुका हूँ। याद है, जब मैंने वेव्स का टॉपिक शुरू किया था तब मैंने ये एग्जांपल दी थी कि आप इमेजिन करें कि आपके पास एक टप ऑफ वाटर है। इस टप ऑफ वाटर की सरफेस बिल्कुल काम है और स्टूडेंट्स, इसमें आपने एक कॉर्क रख दी है। ये कॉर्क एक ऐसा कॉर्क है जो पानी में सिंक नहीं करेगा, फ्लोट करेगा। और अगर आप एक तरफ से इस टप में डिस्टर्बेंस पैदा करनी शुरू करें, स्टूडेंट्स, आपके डिस्टर्बेंस से इस टप में वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू होंगी। और स्टूडेंट्स, जब ये वेव्स जाके इस कॉर्क को टकराएंगी तो ये कॉर्क भी इन्हीं वेव्स के साथ ही ऊपर नीचे अप एंड डाउन मोशन शुरू कर देगा। तो स्टूडेंट्स, इस कॉर्क को ऊपर नीचे मूव होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी और वही कुछ हुआ। ये कॉर्क अब ऊपर नीचे अप एंड डाउन मोशन शुरू कर चुका है, यानी कि वो एनर्जी जो आपने यहाँ से भेजी थी वो यहाँ तक आ गई। तो क्या चीज़ डिलीवर की? यस, एनर्जी ट्रांसफ़र हो चुकी है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ द टैंक। स्टूडेंट्स, देखते हैं ऑप्शंस में बाकी तमाम चीज़ें क्या हैं। एनर्जी के बाद दूसरी ऑप्शन फ्रीक्वेंसी की है। स्टूडेंट्स, क्या फ्रीक्वेंसी ट्रांसफ़र होती है? नॉट एट ऑल। स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफ़र नहीं होती। फ्रीक्वेंसी वेव की प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? हम कहते हैं कि 1 सेकंड में जितनी वेव्स अपना चक्कर मुकम्मल कर लें या जितनी वेव्स 1 सेकंड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चली जाएं। मिसाल के तौर पे यहाँ से शुरू हुए, 1 सेकंड में वेव्स यहाँ तक आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी वेव्स आएँ? 1 और ये 2। तो यहाँ से यहाँ तक 2 वेव्स आई, तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़ है। तो स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफ़र नहीं होती। फ्रीक्वेंसी एक प्रॉपर्टी का या खसूसियत का नाम है। ये 1 सेकंड में मुकम्मल होने वाली वेव्स को कहते हैं। स्टूडेंट्स, वेव लेंथ भी इसी तरह है। वेव लेंथ एक वेव की लंबाई को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन में वेव लेंथ थी, इसकी वेव लेंथ लैम्डा से डिनोट की जाती है। फिर वही बात कि वेव लेंथ ट्रांसफ़र नहीं होती, वेव लेंथ एक प्रॉपर्टी का नाम है। और वेलोसिटी, स्टूडेंट्स, वेलोसिटी कहते हैं वेव्स की रफ्तार को, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए वेव्स की रफ्तार क्या है। ये इतना फासला कितनी देर में, कितने सेकंड्स में, कितने वक्त में तय करती है। वेलोसिटी भी वेव्स की एक प्रॉपर्टी, एक खसूसियत है। तो स्टूडेंट्स, ये वेलोसिटी भी ट्रांसफ़र नहीं होती। सो स्टूडेंट्स, हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? फिर जो एनर्जी है सिर्फ वो ही ट्रांसफ़र होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन एनर्जी का होगा। स्टूडेंट्स, इससे अगले MCQ की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र? सो हमने क्या देखना जी? मैथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। तो चलिए स्टूडेंट्स, तलाश करते हैं कि इन ऑप्शंस में से एनर्जी ट्रांसफ़र कौन सा है। स्टूडेंट्स, हमारे पास पहली ऑप्शन है कंडक्शन की। कंडक्शन क्या है? स्टूडेंट्स, चलें थोड़ा सा कंडक्शन को समझाता हूँ। ऑल्दो के कंडक्शन का कॉन्सेप्ट आप किसी हद तक अपनी 9th क्लास में ले चुके हैं।
एक एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक रॉड है और इस रॉड को मैं एक एंड से गर्म करने लगा हूँ। तो स्टूडेंट्स इसको एक एंड से गर्म करने के लिए लेट्स से मैं इसे हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब ये जो हीट मैं इसे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये हीट आहिस्ता आहिस्ता इस हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ ट्रांसफ़र होगी और आहिस्ता आहिस्ता हमारा ये हॉट एंड भी कोल्ड एंड भी हॉट हो जाएगा। तो पहले हीट तो आपने सिर्फ एक एंड ए पे ट्रांसफ़र की है, ये बी एंड तक कैसे आ गई? थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। इसे हीट कंडक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो अगर ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक जा रही है। तो इसका मतलब यही है स्टूडेंट्स कि कंडक्शन में एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। लेकिन स्टूडेंट्स हम इसे राइट ऑप्शन नहीं पिक करेंगे, हम पहले बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे कि क्या बाकी ऑप्शंस क्या कहती हैं। स्टूडेंट्स बी ऑप्शन पे आएँ तो बी ऑप्शन कहती है रेडिएशंस। क्या आप जानते हैं रेडिएशंस क्या होती हैं? व्हाट इज़ मेंट बाय रेडिएशन? स्टूडेंट्स रेडिएशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल, जब हम सुबह सवेरे सर्दियों में धूप लेने के लिए धूप में जाते हैं तो हमें हीट फील होती है। वो हीट किसके थ्रू आ रही है? वो इन्हीं शुआओं के ज़रिए से आ रही है। उन्हें रेज या रेडिएशंस भी कहते हैं। स्टूडेंट्स ये रेडिएशंस भी एनर्जी ट्रांसफ़र का ही ज़रिया है। ये भी हम तक सूरज की हीट या गर्मी को पहुंचाती हैं। तो यस, बी ऑप्शन भी दुरुस्त है। रेज या रेडिएशंस के थ्रू भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। स्टूडेंट्स अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो वेव मोशन। स्टूडेंट्स ये सी ऑप्शन जो वेव मोशन है, ये बिल्कुल अभी चंद लम्हे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेव्स कैन ट्रांसफ़र एनर्जी। स्टूडेंट्स इस हवाले से फिर सी ऑप्शन भी दुरुस्त है। तो अगर आप डी ऑप्शन को देखें, इसमें ऑल ऑफ दीज भी है। तो स्टूडेंट्स अब समझ आया मैं क्यों कहता था कि कभी भी राइट ऑप्शन को पकड़ते साथ ही उस पर जंप नहीं करना, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि तमाम ऑप्शंस दुरुस्त होती हैं। ये तमाम ऑप्शंस ना दुरुस्त हों तो दो दुरुस्त ऑप्शंस तो ज़रूर होती हैं और साथ लिखा होता है बोथ ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ ऐसा ही केस है, ए भी दुरुस्त है, बी भी दुरुस्त है, सी भी दुरुस्त है और डी, तो ऑल ऑफ दीज यानी तीनों की तीनों दुरुस्त हैं, लिहाजा हम डी को पिक करेंगे। स्टूडेंट्स इसके बाद हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 6 क्या कहता है? चलिए, इन वैक्यूम ऑल द पहली बात तो ये कि हमें पता होना चाहिए कि ये वैक्यूम क्या है। सो इन वैक्यूम ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम। स्टूडेंट्स पहला सवाल कि वैक्यूम से क्या मुराद है? तो वैक्यूम किसे कहते हैं जी? वैक्यूम इज़ द एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग, स्पेस, ऑल द वेव्स हैव। अच्छा जी, सवाल ये पैदा होता है कि वैक्यूम में कौन सी वेव्स ट्रांसफ़र होती हैं, कौन सी वेव ट्रेवल करती हैं। सो स्टूडेंट्स वैक्यूम का कॉन्सेप्ट ले लीजिए। वैक्यूम कहते हैं खाली स्पेस को। वैक्यूम में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफ़र होती हैं। सो इन वैक्यूम ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफ़र। स्टूडेंट्स इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लाइट भी कहते हैं। याद रखिएगा, इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम लाइट भी है। स्टूडेंट्स मैं आपके सामने एक छोटा सा स्पेक्ट्रम ड्रॉ करता हूँ, उसको याद रख लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मुख्तलिफ टाइप्स पे फैली हुई हैं। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही का वो हिस्सा जो हम देख सकते हैं वो विजिबल रीजन कहलाता है। स्टूडेंट्स विजिबल रीजन क्या है? वो तमाम रंग जिन्हें हम देख सकते हैं। आपके इल्म में होगा ये तमाम रंग रोशनी के रेड से लेके वॉयलेट तक हम देख सकते हैं। स्टूडेंट्स इन रंगों में सबसे कम एनर्जी रेड की होती है और सबसे ज़्यादा एनर्जी वॉयलेट की होती है। ये 7 रंगों पर मुश्तमिल है। 7 कलर्स होते हैं, ये बात याद रखिएगा। वो 7 कलर्स कौन से हैं मैं
कुछ देर तक डिस्कस कर देता हूँ। और वो कलर्स जिनकी एनर्जी वॉयलेट से ग्रेटर होती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है स्टूडेंट्स अल्ट्रा वायलेट, यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज। तो स्टूडेंट्स ये यूवी रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही का हिस्सा हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स यूवी रेज के बाद जिनकी एनर्जी इनसे भी ज़्यादा होती है उन्हें एक्स रेज कह दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स एक्स रेज भी इसी का हिस्सा हैं। एक्स रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही का हिस्सा कहलाती हैं। एक्स रेज के बाद जिनकी एनर्जी इनसे भी ज़्यादा होती है उन्हें गैमा रेज कह दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा गैमा रेज को इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये गैमा रेज भी इसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ही का हिस्सा है। और स्टूडेंट्स वो तमाम रेज जिनकी एनर्जी विजिबल से कम होती है, यानी रेड से भी कम एनर्जी वाली वेव्स भी मौजूद हैं, स्टूडेंट्स उन्हें इंफ्रारेड कहते हैं। इंफ्रा का मतलब है कम, कमतर। सो दोज रेज आर कॉल्ड एज इंफ्रारेड रेज। तो स्टूडेंट्स ये इंफ्रारेड रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही का हिस्सा है। ये सारी बात बताने का मकसद सिर्फ एक था स्टूडेंट्स, वो ये था कि आपको इस चीज़ का एहसास दिलाया जा सके कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज में लाइट भी शामिल है। और आप जानते हैं लाइट की स्पीड क्या है? स्टूडेंट्स याद रखिएगा स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू c 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकंड होती है। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू, आई रिपीट वैक्यूम में याद रखिएगा स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, ये चेंज नहीं होती। लिहाजा स्टूडेंट्स हम इस MCQs में कितनी नई चीज़ें सीख चुके हैं कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज इतने सारे रेज का एक मिक्सचर है, इतने सारे रेज से कंसिस्ट करती है। तो लिहाजा स्टूडेंट्स इसी बात पर हम अपने राइट ऑप्शन की तरफ चलेंगे। अब हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या वेवलेंथ। तो स्टूडेंट्स इन तमाम 3 चीज़ों में से मैंने सिर्फ स्पीड का जिक्र किया, मैंने इन तमाम 3 चीज़ों को इग्नोर कर दिया। जब मैं बता रहा था तो मैंने सिर्फ स्पीड पर फोकस किया। तो लिहाजा स्पीड वाहिद ऐसी चीज़ है जो वैक्यूम में तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन मौजूद है, तो चलिए उस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अगले MCQs की स्टेटमेंट में हमारे पास एक न्यूमेरिकल गिवन है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ सीख लेनी चाहिए कि न्यूमेरिकल्स सिर्फ क्वेश्चंस की सूरत में नहीं बल्कि MCQs की सूरत में भी पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ता हूँ। हमें क्वेश्चन में कहता है अ लार्ज रिपल टैंक विद अ वाइब्रेटर वर्किंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें क्या चीज़ गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर इज 30 हर्ट्ज, प्रोड्यूसेस 25 कंप्लीट वेव्स। कितनी वेव्स? 25 कंप्लीट वेव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज। स्टूडेंट्स चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक टैंक है कुछ इस तरह से। इस टैंक में कितना, इसका डिस्टेंस कितना स्टूडेंट्स? लेट्स से इसका डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। इस 50 सेंटीमीटर की लेंथ में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं? 1 2 3 करते 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 ऑलमोस्ट 25 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। और आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ द वेव्स को। स्टूडेंट्स सबसे पहले वेवलेंथ कैलकुलेट करने की कोशिश करें। अगर 50 सेंटीमीटर में 25 वेव्स प्रोड्यूस हो तो एक वेव कितने स्पेस में, कितनी लेंथ में प्रोड्यूस हो सकती है? चलिए इसको करवाने के लिए एक मेथड करवाता हूँ। इस मेथड को मैथमेटिक्स में यूनिटी मेथड कहते हैं। यूनिटी मेथड बहुत सिंपल है। यूनिटी मेथड से आप किसी भी एक चीज़ की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। चलें करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर एक तरफ लेते हैं डिस्टेंस और एक तरफ लेते हैं वेव्स। हमें 50 सेंटीमीटर में
सो 50 सेंटीमीटर में 25 वेव्स दी गई हैं। स्टूडेंट्स हमें एक वेव का डिस्टेंस निकालना है, तो कितना सिंपल है, अगर मैं दोनों तरफ 25 से डिवाइड कर दूं, सो लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद 25। देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, इट विल बिकम 50 सेंटीमीटर ओवर 25 इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 25। ऐसा करने पर स्टूडेंट्स हमें इस तरफ एक वेव की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक वेव के स्टूडेंट्स क्या वैल्यू बनेगी, यहाँ पर ये कट के 2 सेंटीमीटर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1 वेव। तो स्टूडेंट्स एक वेव का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर लिहाजा एक वेव की वेवलेंथ कहलाई। लेमडा की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ये लेमडा की वैल्यू ऐसा यूनिट्स में तो गिवन नहीं है, तो क्या इसे कन्वर्ट किया जाए। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम टेक्निकली सोचेंगे। अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में तमाम ऑप्शंस सेंटीमीटर्स पर सेकंड में गिवन है, ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड में, ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड में और ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड में। सो ऐसी सूरत में जहाँ पर तमाम ऑप्शन सेंटीमीटर पर सेकंड में गिवन हो, वहाँ पर हमें क्वेश्चन में सेंटीमीटर्स पर सेकंड को मीटर्स पर सेकंड में या मीटर्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे हम ऐसे यूनिट के बगैर भी जा सकते हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे सेंटीमीटर्स में क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, यानी हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो सेंटीमीटर्स में फाइंड आउट की है, तो हम इसी से आगे सोल्यूशन कर सकते हैं, हमें ऐसे यूनिट में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब वेवलेंथ है और साथ ही साथ उसने फ्रीक्वेंसी दे दी हुई है 30 हर्ट्ज। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से अपने माइंड को यूज़ करते हुए v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा का फार्मूला लगाएंगे। स्टूडेंट्स वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, चलिए मेरे साथ करते हैं। हमारे पास फ्रीक्वेंसी 30 की है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ कितनी है 2 की है, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी 60 मीटर्स पर सेकंड नहीं लिखूंगा क्योंकि अब मैंने डिस्टेंस सेंटीमीटर में ली है, तो ये लिखूंगा सेंटीमीटर्स पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई 60 सेंटीमीटर्स पर सेकंड। क्या ये ऑप्शंस में है, जी बिल्कुल है। तो स्टूडेंट्स हमारी राइट ऑप्शंस 60 सेंटीमीटर्स पर सेकंड होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमने मज़ीद 4 MCQs भी कर लिए हैं। स्टूडेंट्स अब फर्दर 2 MCQs भी आपके सामने हैं, इन्हें डिस्कस करके हम इस चैप्टर के MCQs प्रॉब्लम्स को मुकम्मल कर लेंगे। स्टूडेंट्स इस 8th MCQ के स्टेटमेंट में आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो बाकी तीनों पर डिपेंड नहीं करती। स्टूडेंट्स इस MCQ की ऑप्शंस को पढ़ने से पहले मैं एक फार्मूला आपके सामने लिखता हूँ। इस फार्मूले को गौर से देखिएगा, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। स्टूडेंट्स इस ऑप्शन के इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास 3 चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। वेलोसिटी किस पर डिपेंडेंट है, किन के साथ जुड़ी हुई है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ। सो लिहाजा ये 3 चीज़ें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी आपस में जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट्स इनके अलावा जो भी ऑप्शन होगी वो इन तीनों से मुख्तलिफ होगी, इन तीनों की तरह एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होगी। जैसे वेलोसिटी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट का नाम है, ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो ऑप्शंस में स्पीड बिल्कुल डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी भी डिपेंडेंट है इन तीनों पे और वेवलेंथ भी डिपेंडेंट है। अगर कोई ऑप्शन है तो वो एम्पलीट्यूड की है। स्टूडेंट्स इस MCQ में हमारा जो कीवर्ड था वो इंडिपेंडेंट था कि वेव्स में ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो बाकी दो पर डिपेंड ना करती हो। स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो आपस में डिपेंडेंट है। स्टूडेंट्स ये फार्मूला लिखने की वजह ही यही थी कि अगर आप अगला MCQ देखें, द रिलेशन बिटवीन V, F एंड लेमडा इज, वो बिल्कुल आपको सामने दिखाई देगा, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स पहले वाले फार्मूले को देखें, VF इज इक्वल टू लेमडा। क्या ये कोई फार्मूला है? ऑब्वियसली नहीं। F लेमडा इज इक्वल्स टू V, चाहे इसे
v इज इक्वल टू एफ लेमडा की सूरत में लिख लें, या इसे स्टूडेंट्स आप यूं भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू लेमडा मल्टीप्लाई बाय एफ, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर याद रखिएगा ये प्रोडक्ट हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है, यानी कि आप इन तरतीब को, ऑर्डर को बदल भी सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की वैल्यू 6 होती है, तो चाहे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें वो भी 6 ही रहेगा। दोनों केसेस में ऑर्डर तब्दील करने से प्रोडक्ट पर फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से इसमें एफ लेमडा लिखा हुआ है, तो ये भी लेमडा मल्टीप्लाई बाय एफ या एफ लेमडा के बराबर है। अब चाहे आप इसको आगे लिख दें या इसको पीछे लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि स्टूडेंट्स ये भी कोई करेक्ट रिलेशन नहीं, और आखिर में लेमडा ओवर एफ भी कोई करेक्ट रिलेशन नहीं। सो फाइनली हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट रिलेशन के तौर पर, करेक्ट फार्मूले के तौर पर मौजूद है। सो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये एमसीक्यूज भी आपको समझ आए होंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि जितने हमने एमसीक्यूज अभी डिस्कस किए हैं वो आपको समझ भी आए होंगे। मैं बार बार इस पॉइंट पर फोकस कर रहा हूँ कि जब भी आप कोई एमसीक्यू करें तो उसमें कीवर्ड को तलाश करें। कीवर्ड को तलाश करने के बाद राइट ऑप्शन पर पहुँचना बहुत आसान होता है। हम अभी इस क्लास के पहले चैप्टर के एमसीक्यूज को देख चुके हैं, तो जो मैथडोलॉजी हमने एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर में यूज़ की है वही आने वाले तमाम चैप्टर्स में यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आने वाले अगले लेक्चर्स में हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।